हेलो दोस्तों, ज्ञान की रफ्तार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी वर्णमाला का हमने कर लिया है। यदि आपको पहला प्रैक्टिस सेट देखना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और आपकी आने वाली जो भर्ती 5200 भर्ती है लेखपाल की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो भी यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत सारी बातें डिटेल से बताता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शन को क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। हर एक क्वेश्चन में मैं बहुत बारीकी से आपको समझाऊंगा कि वर्णमाला क्या होता है और वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना प्रैक्टिस सेट 2 हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपका नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। ए आय वर्ण जो होते हैं आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। अब इसमें से जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनके बारे में भी कुछ देख लीजिए आप लोग। ये नासिक के क्या होते हैं? नासिक के दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपका वर्ग होता है, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन, जैसे कि आपका का वर्ग हो गया। का वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, यानी क से लेके अंगा तक। इसके बाद आपका चा वर्ग जो हो गया वो चा छ जा झा इया तक। ठीक, उसके बाद आपका जो आता है टा वर्ग यानी कि टा ठा डा ढा अड़ा। इसके बाद आता है आपका ता वर्ग यानी कि ता था दा धा ना। फिर आपका आता है पा वर्ग यानी कि पा फा बा भा मा। अब देखिए ये अंगा क्या है, ये का वर्ग का 5वां अक्षर है। क ख ग घ अंगा। अंगा क्या है? का वर्ग का 5वां अक्षर है। इया क्या है? चा वर्ग का 5वां अक्षर है। इसी प्रकार अड़ा ना मा ये भी अपने अपने वर्ग के 5वें अक्षर हैं। तो दोस्तों वर्गीय व्यंजन में वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है उसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं या नासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका मूर्धन्य दिया हुआ। फिर मूर्धन्य क्या होता है? पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि मूर्धन्य क्या होते हैं, फिर से देख लीजिए। जो आपका टा वर्ग होता है, यानी कि टा वर्ग यानी कि टाट से लेके टा ठा डा ढा अड़ा तक, ये सारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। इसमें आप कुछ और शामिल कर लीजिए, री रा और आपका ये षटकोण वाला सा भी इसमें आते हैं। ओष्ठ क्या होता है दोस्तों? ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं? पा फा बा भा मा जो होता है वो ओष्ठ व्यंजन होते हैं। और अगर जो स्वर को आप शामिल करना चाहते हैं तो आपका जो ऊ और ऊ होता है ये आपका ओष्ठ व्यंजन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन है आपका ल, क्री, श्री या अण। तो इसका जो आंसर है सही दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री। श्री को जो दोस्तों आपके हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपका मूल स्वर, घोष स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण। दोस्तों छा ध्वनि जो है आपकी वो संयुक्त वर्ण में आती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी छा बनता है दोस्तों, जो आपका छा वर्ण का निर्माण होता है वो क्वा, ये जो नीचे हलंत लगा हुआ है यह दर्शाता है दोस्तों कि आपका ये आधा का यानी कि अर्ध का है। प्लस आपके सा जब मिलते हैं, ये सा जो है आपका ये मूर्धन्य सा है, आधा का, और जब आपके मूर्धन्य सा आपस में मिलते हैं तो दोस्तों आपके जो है छा का निर्माण होता है। तो यानी कि 2 वर्णों के मेल से आपके छा का निर्माण हो रहा है, इस वजह से ये संयुक्त है। संयुक्त मतलब जुड़ना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन है आपके का, छा, त्रा, ज्ञा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिदेव बहरी जी की एक बुक है उसमें दिया हुआ है कि हिंदी शब्दकोश में जो छा का क्रम है वो का के बाद आता है। ऐसा इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि जब आपका छा का निर्माण होता है तो अर्ध का प्लस
सा से होता है, इस वजह से इसका को मान्यता दी गई है इसमें। इस वजह से छा का क्रम का वर्ग के बाद में आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन है आपका जा इया, आधा जा प्लस इया, जा प्लस धा या जा प्लस न्या। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जा प्लस इया। ज्ञा जो बना है दोस्तों आपका वो जा प्लस इया से तो बना है, लेकिन ये जो जा है आपका इसमें आपको हलंत लगाना है, ये आपका आधा जा है। अगर जो आप ऑप्शन नंबर 1 से ही करते तो ये जो जा है आपका ये पूरा जा है, जबकि पूरा जा ना होकर आपका क्या होना चाहिए, आधा जा होना चाहिए, यानी अर्ध व्यंजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपका मूर्धन्य, कंठ, तालु या दंत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? का वर्ग आपका आता है, यानी क ख ग घ ङ प्लस आपके छोटा या, बड़ा या, उसके बाद आपका विसर्ग और हा, ये सारे जो वर्ण हैं दोस्तों का से लेके अंगा तक, इसके बाद आपका छोटा या बड़ा और हा और प्लस विसर्ग, ये आपके कंठ जो है कंठ ध्वनि में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है आपके ढ, ज्ञा, डा या अड़। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञा, यानी कि जा। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जा प्लस इया, कौन सा जा? अर्ध जा, आधा जा, आधा व्यंजन प्लस इया जब आपके जुड़ते हैं तो ज्ञा का निर्माण होता है, यानी कि आपका जो संयुक्त व्यंजन है वो ज्ञा है, क्योंकि ज्ञा ही इसमें ऐसा है जो दो व्यंजन से मिलके बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन है आपके ता, ना, दा और टा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, टा। टा क्यों सही है दोस्तों? पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि इनमें से जो होते हैं दंत जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ता, था, दा, धा, ना, यानी ता से लेके ना तक आपके जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? दंत वर्ण होते हैं। और इसमें क्या शामिल होता है दोस्तों? इसमें जो शामिल होता है यह ला और ये सा, ये इसको आप दंती सा बोलते हैं, और ये आपका ला यानी ता से लेके ना तक और ला प्लस सा जब आप शामिल कर देंगे तो आपका जो होता है वो दंत वर्ण कहलाते हैं। तो इस ऑप्शन में ये सारे थे, टा जो था वो अलग था, और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कौन सा वर्ण दंत व्यंजन का नहीं है। तो आपका जो आंसर सही हुआ दोस्तों वो टा हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, छा वर्ण किसके संयोग से बनता है? ऑप्शन है आपके आधा क प्लस सा, आधा का प्लस शा, का प्लस छा या आधा का प्लस बड़ा सा जिसको आप बोलते हैं, इसको आप तालव्य सा भी बोल सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है। जो छा वर्ड होता है दोस्तों वो आपका आधा का प्लस आपका ये मूर्धन्य सा से मिलके बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग मतलब दोस्तों टा वर्ग का कहने का क्या मतलब? ऑप्शन इसका पहले देख लीजिए, ठा, ढा, अड़ा या घा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका घा। घा जो है ये आपके टा वर्ग का नहीं है। अब टा वर्ग का क्या मतलब है? मतलब कि टा वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? टॉ, ठा, डॉ, ढा, अड़ा, यानी टॉ, ठा, डॉ, ढा, अड़ा तक जो आपके इसमें व्यंजन होंगे ये आपके टा वर्ग के कहलाएंगे। का वर्ग में क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, अंगा। इसी प्रकार मतलब चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। मतलब वर्ग का नाम अगर जो लिया जाए तो आपको उन पांचों वर्णों को आपस में ले लेना है। जैसे का वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ, अंगा, कितने वर्ण? 5 वर्ण। पांचों वर्ण जो हैं वो का वर्ग में आ गए। तो दोस्तों इसमें देखिए टा वर्ग मतलब टॉ, ठा, डॉ, ढा, अड़ा, ये तीनों जो हैं दोस्तों वो आपके टा वर्ग के हैं, लेकिन जो आपका घा है वो आपके टा वर्ग का नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन है आपका बड़ाया, वा, जा या ढा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ाया। दोस्तों जीभ के भाग के आधार पे आगे, बीच में और पीछे यानी अग्र, मध्य और पश्च के अनुसार
जो स्वर हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, केंद्रीय या मध्य स्वर और पश्च स्वर। दोस्तों जो आपका अग्र स्वर होता है, जो आपका अग्र स्वर होता है, इसमें आपका ई मतलब बड़ी ई और आपका ए और ए आता है। ये आपका कौन सा है दोस्तों? अग्र स्वर है। मध्य स्वर में आपका क्या आता है? मध्य स्वर में आपका आ आता है। और पश्च स्वर में क्या आता है? पश्च स्वर में आपका ये बड़ा आ आता है, ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है और ओ तथा औ, ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। मतलब जीभ के भाग के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांट दिया गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है आपके ड, या, सा, टा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। पिछले वीडियो के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं वो कौन से हैं, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो आपका या, रा, ला और वा होते हैं। तो इसमें से देख लीजिए आपका जो या है इसमें मिल रहा है, यानी आपका जो सही आंसर है वो आपका या। अगला क्वेश्चन, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत, मूर्धा, तालु या कंठोष्ठ? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। दोस्तों ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठोष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपका तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका तालु। दोस्तों चा वर्ग, तालु जो उच्चरित होता है, तालु से जो उच्चरित होता है वो आपका पूरा चा वर्ग, यानी कि चा, छा, जा, झा, इया और आपका ई, बड़ी या और आपका ये बड़ा वाला सा उच्चरित होता है, यानी कि चा से लेके आपका इया तक और आपकी ई, बड़ी और या और बड़ा सा जो होते हैं दोस्तों ये आपके तालु से उच्चरित होते हैं। तो इसमें पूछा था कि चा और छा किससे उच्चरित होते हैं, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों तालु होगा। अगला क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन है आपका स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। अब ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, एक टर्म होता है, एक शब्द होता है आपका अयोगवाह। अयोगवाह, अब अयोगवाह में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, क्या क्या? एक आता है आपका अनुस्वार और एक आता है आपका विसर्ग। एक आता है आपका अनुस्वार, एक आता है आपका विसर्ग। आपने देखा होगा जब आप स्वर पढ़ते हैं तो आप अंग और अह का नाम लेते हैं। दोस्तों यही जो आपका अंग है यही आपका अनुस्वार है और जो अह का आप नाम लेते हैं यही आपका जो है वो विसर्ग है। मतलब अयोगवाह में 2 चीज़ें आती हैं, पहले आपका अनुस्वार आता है फिर आपका विसर्ग आता है। जब आप स्वर को पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा बचपन में अंग और आह, तो जो आपका अंग है उसको आप अनुस्वार बोलते हैं और जो आपका आह है उसको आप विसर्ग बोलते हैं। तो अंग को अंग आप ऐसे ही लिखते हैं, आ के ऊपर बिंदी लगाते हैं, यानी कि आ क्या है आपका, आ जो है आपका स्वर है। तो अनुस्वार जो होता है वो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ होती हैं। मतलब आ के ऊपर बिंदी लगता है, आ क्या है, स्वर है, ऊपर बिंदी लगता है, मतलब ये स्वर के बाद में स्वर, यहाँ पहले आपको स्वर दिखा फिर बिंदी दिखी, इस वजह से आपका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।